रतन और मालती आंगन में बैठे बातचीत कर रहे थे। मालती, देखो मैं क्या कहता हूँ कि अब हमारी बेटी राधा जवान हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब हमें उसके विवाह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों, क्या कहती हो? लेकिन रतन, हमारी छोटी सी जमीन में जो भी फसल होती है वो तो घर चलाने में ही खत्म हो जाती है। हम राधा का विवाह कैसे करेंगे? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। अगर हमने अपना खेत बेच दिया तो राधा के विवाह के बाद तो हम दोनों भूखे मरने पे मजबूर हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, चलो तुम चिंता मत करो। मैं अपने खेत में कड़ी मेहनत करूंगा और इस बार दुगनी फसल उगाने की कोशिश करूंगा, तभी कुछ हमारा कल्याण होगा। हाँ। अगले दिन रतन अपने खेत में दुगनी मेहनत कर रहा था। उसे इस तरह काम करते हुए देखकर गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे रतन, क्या बात है भाई, क्या बात है? तुम तो पहले भी मेहनत करते थे, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही कड़ी मेहनत कर रहे हो। क्यों, क्या बात है? अरे मुखिया जी, मुझे अपनी बेटी राधा का विवाह जो करना है। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखना तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी रतन। हाँ। कुछ दिन बाद रतन खुशी खुशी घर लौटकर मालती को फसल के बारे में बता रहा था। मालती, अरे मालती इस बार फसल दुगनी हुई है, हमें अच्छा लाभ होगा। हाँ ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। कल हम सब मिलकर फसल काटने चलेंगे। अगले दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई। रतन खेत में सर पकड़कर बैठा था। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सोचा था फसल बेचकर कुछ लाभ होगा, लेकिन अब तो मेरे पास बीज खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये क्या हो गया? कुछ देर बाद मुखिया वहां आ पहुंचा और रतन के पास जाकर बैठते हुए बोला। रतन रतन, शांत हो जाओ, शांत शांत शांत। देखो, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि गांव के सभी खेतों का यही हाल है। बारिश बहुत ही भयंकर थी, इसलिए अब जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। हम सब दुखी हैं। शांत रहो, है ना? शांत शांत। मुखिया इतना कहकर चला गया। अब क्या होगा रतन? मुझे किसी से उधार मांगना पड़ेगा ताकि खर्च चल सके और मैं राज्य जाकर कुछ बीज खरीद सकूं। और क्या करेंगे? लेकिन हमें उधार कौन देगा? गांव में तो केवल एक ही व्यक्ति है जो उधार दे सकता है, और वो है यहाँ का जमींदार। रतन जमींदार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। जमींदार ने उसे देखते ही व्यंग्य भरे स्वर में कहा। क्यों रतन, तुम भी बाकी गांव वालों की तरह यहाँ मदद मांगने आए हो? क्यों? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मालिक। तो देखो रतन, सीधी बात करूंगा, 100% की बात कहूंगा। मैं तुम्हें बीज के लिए धन तो दे दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम समय पे मेरा धन नहीं चुका पाए तो भैया मैं तुम्हें खेत में खेती नहीं करने दूंगा। जब तक मेरा धन नहीं चुकाओगे मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा नहीं करूंगा, लेकिन भैया अपनी रकम वसूल करने का पूरा अधिकार मुझे होगा। हाँ, ठीक है मालिक, मैं तैयार हूँ, जैसा आप कहें। जमींदार ने धन की पोटली रतन को दे दी। रतन खुशी खुशी घर लौट आया और मालती को सब कुछ बताते हुए बोला। मालती, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अब मैं राज्य जाकर बीज खरीदूंगा और पहले से भी 2 गुनी मेहनत करूंगा। हाँ। राधा जो उदास बैठी थी अपने पिता से बोली, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया? हाँ बेटा, भगवान की लीला को सिर्फ भगवान ही जानते हैं। तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, निश्चिंत रहो। लेकिन पिताजी, जब मैं गांव के दूसरे संपन्न परिवारों को देखती हूँ तो मुझे अपनी गरीबी पर बहुत गुस्सा आता है। हाँ, ऐसा नहीं कहते बेटा। देखो बेटा, मैं बिल्कुल तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ और सच कहूँ तो कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें। खैर, मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे और उसी विश्वास के सहारे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना? निश्चित रहो बेटी, निश्चित रहो। अगले दिन रतन ने बीज बो दिए और फिर से कड़ी मेहनत करने लगा। ऐसे ही कई महीने बीत गए और फसल लहलहाने लगी। लेकिन जब कटाई का दिन आया तो रतन की उम्मीदें बिखर गईं। पूरी फसल में कीड़े लग चुके थे। मालती, 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 अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, सारी की सारी फसल खराब हो गई। क्या करें अब, क्या करें? अब क्या होगा रतन? घर में अनाज भी नहीं बचा है। पिताजी, अगर ऐसे ही रहा तो जमींदार अब आपको खेत में काम भी नहीं करने देगा। रतन गहरी चिंता में डूब गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। तभी जमींदार खेत में आ पहुंचा। उसके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही थी। हे रतन, 2 दिन बाद मेरी रकम लौटानी ही है। मैं अभी से तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। हाँ, याद रखना, 2 दिन। जमींदार जी, जमींदार जी, देखिए मेरी फसल में कीड़े लग गए। सारी फसल बर्बाद हो गई। कहाँ से चुकाऊंगा? मेरी मुसीबत भी समझिए। ए भैया, दूर दूर दूर। तुम्हारी मुसीबत से मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तुम्हारे ही खेत में नहीं, गांव के ज्यादातर किसानों के खेत में कीड़े लगे हैं। तो मैं क्या करूं? हैं? सीधी बात, 100% की बात। वादे के मुताबिक अगर तुम मेरा धन नहीं चुका पाई तो भैया मैं तुम्हारे खेत में तुम्हें खेती नहीं करने दूंगा, बस। जमींदार जी, ये तो अन्याय है, अन्याय। अन्याय नहीं, ये मेरी जुबान है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सुना है जंगल में एक रहस्यमयी तालाब है। कहते हैं कि वो हर मनुष्य की इच्छा पूरी करता है। अब जाकर उसी से सहायता मांग ले, हो सकता है वो तेरी सुन ले। रतन आंखों में आंसू लिए चुपचाप घर आ गया। रतन के मन में अब उस तालाब की बात गूंजने लगी। मैं उस रहस्यमयी तालाब के पास जरूर जाऊंगा। वो तालाब? तुमने सुना नहीं? उसके बारे में कितनी खतरनाक बातें मशहूर हैं। जमींदार तो पागल हो गया है जो तुम्हें ऐसी सलाह देकर गया। पिताजी, क्या वाकई उस रहस्यमयी तालाब की बातें सच हैं? बचपन से तो सुनता आया हूँ कि उस तालाब से जो भी इच्छा मांगो वो पूरी हो जाती है। पिताजी, क्या वाकई उस रहस्यमयी तालाब के बारे में जो अफवाहें मशहूर हैं वो सच हैं? बचपन से सुनता तो आया हूँ मैं मालती, कि उस तालाब से अगर कोई इच्छा मांगता है तो उसकी इच्छा पूरी हो तो जाती है। लेकिन क्या? लेकिन इच्छा मांगने वाले का मन वैसा नहीं रह जाता। कहते हैं कि उसकी आत्मा शापित हो जाती है। हमें इससे क्या लेना देना? हमें तुरंत अमीर बनना है, इतना धनवान कि जमींदार भी हमारे आगे चींटी लगे। रतन चुपचाप गहरी सोच में डूब गया। लेकिन इस बार उसके मन में लालच और मजबूरी का घमासान चल रहा था।
रतन ने सुबह होते ही जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। अगले दिन रतन जंगल की गहराइयों में अकेला निकल पड़ा। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थीं, लेकिन जंगल में अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्षियों की आवाजें भी जैसे डर के साए में दब गई थीं। हर कदम पर सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराकर किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। रतन तेज कदमों से उस रहस्यमयी तालाब की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में बस एक ख्याल था, अगर तालाब ने मेरी इच्छा पूरी कर दी तो जिंदगी बदल जाएगी। रतन उस तालाब के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक उसके कानों में किसी बूढ़े साधु की आवाज गूंज उठी। रुक जाओ, आगे मत जाओ। आगे वो तालाब है जो सदियों से शापित है। नौकर पीछे पलट कर देखा। वहाँ एक साधु खड़ा था जो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। आप कौन हैं और मुझे रोक क्यों रहे हैं? मैं वही हूँ जो इस तालाब के रहस्य को जानता है। सुनो मेरी बात, आगे मत जाओ बेटा। आगे तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ये तालाब तुम्हारे लिए विनाश लेकर आएगा। हाँ, मैं जानता हूं कि आगे एक तालाब है। मैंने बचपन से सुना है कि यह तालाब हर इंसान की इच्छा पूरी करता है। मैं उसी तालाब के पास जा रहा हूं। इसमें बुराई क्या है? अरे पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुआ हूं बाबा, पागल नहीं हूं। मैं मजबूरी में यहां आया हूं। मैंने जन्म से गरीबी देखी है। कुछ समय पहले अपनी बेटी राधा का विवाह करने का सोचा था। खेतों में जी जान से मेहनत की, लेकिन मूसलाधार बारिश ने मेरी सारी की सारी फसल ही बर्बाद कर दी। रतन की आंखों में गहरा दर्द झलकने लगा। फिर मैंने जमींदार के पास जाकर कर्ज लिया, बीज खरीदे, दोबारा मेहनत की, लेकिन इस बार फसल में कीड़े लग गए। अब जमींदार ने मुझे मेरे ही खेत में खेती करने से रोक दिया। कहां से लौटाऊं उसका धन? बताओ बाबा, कहां से लौटाऊं? मेरे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या रास्ता बचा है? बताओ बाबा, बताओ। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारी अकेले की फसल बर्बाद नहीं हुई है। तुम्हारे जैसे और भी कई गरीब किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। उन्होंने भी जमींदार से कर्ज लिया, उनकी फसलें भी नष्ट हो गईं। लेकिन उन सभी ने भगवान पर भरोसा रखा। हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तुम भी भरोसा रखो। लेकिन बाबा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अगर ये तालाब सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकता है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। हाँ, वो तालाब बुराई का प्रतीक है। अगर तुम वहां जाओगे और इच्छा मांगोगे तो याद रखना, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या बाबा? लेकिन तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मन शापित हो जाएगा। लालच से भरा मन इंसान को जीवन भर पछतावे में डुबो देता है। हाँ, मैं तो समझता था कि ये सब सिर्फ दंत कथाएं हैं, लेकिन आपकी बातों ने सिद्ध कर दिया कि ये सच है। अब तो मैं जरूर जाऊंगा बाबा और अपनी इच्छा मांगूंगा। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखना, अंत में तुम्हारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पछतावा आएगा। पछतावा। साधु ये कहकर वहां से चला गया। रतन अब रहस्यमयी तालाब के किनारे पहुंच चुका था। तालाब का पानी सुनहरे रंगों में चमक रहा था। ये क्या? हे भगवान, इस तालाब से तो सोने की चमक उठ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब के अंदर सोना भरा हुआ हो, या फिर यह पानी सोने का हो। बाप रे बाप। रतन की आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तालाब का रहस्य अब उसके सामने था, लेकिन वो इस सच से अनजान था कि इस लालच की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ेगी। अचानक तालाब के अंदर से गूंजती हुई आवाज आई। कौन हो तुम? रतन चौंक कर पीछे हट गया, पर फिर साहस बटोर कर बोला।
मेरा नाम रतन है। मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मतलब चाहता हूँ कि मेरी बेटी राधा का विवाह किसी ऊंची जगह पर हो और मेरे पास इतना धन हो कि गांव का हर व्यक्ति मेरा मान सम्मान करे। तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, पर ये एक शापित तालाब है। जो भी मनुष्य इस तालाब से धन प्राप्त करता है उसका मन लालच से भर जाता है। फैसला तुम्हारा है। मेरा फैसला तो पहले ही हो चुका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूँ इस चीज के लिए। अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच रतन के सामने स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक बक्सा प्रकट हो गया। इस बक्से के अंदर मुद्राएं हैं। इतनी मुद्राएं हैं कि तुम जीवन भर आराम से जी सकोगे। और जब तक तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारी पुत्री राधा और भी अधिक सुंदर हो चुकी होगी। उसकी सुंदरता ऐसी होगी कि कोई भी राजकुमार उसे देखकर अपना दिल हार बैठेगा। लेकिन हाँ, अभी भी समय है, सोच लो। अरे जब इतना सारा सोना सामने रखा हो तो सोचने की क्या जरूरत है। मैं तैयार हूं हर चीज के लिए। हाँ। रतन का मन अब पूरी तरह लालच से भर चुका था। वो बक्सा उठाकर रात के समय अपने घर लौट आया। रतन अपने घर पहुंचकर बक्सा खोलकर अपनी पत्नी मालती और बेटी राधा को दिखाने लगा। दोनों की आंखें चमक उठीं। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, ये सब कहां से लाए हो रतन? हाँ मालती, हाँ। और उस रहस्यमयी तालाब ने यह भी कहा था कि मेरी पुत्री का रूप सौंदर्य और भी बढ़ जाएगा और उसे कोई राजकुमार ही पसंद करेगा। अचानक रंग बिरंगी किरणें राधा के चेहरे पर पड़ी और वो पहले से भी अधिक सुंदर हो गई। पिताजी, मैं तो और भी सुंदर हो गई। मुझसे सुंदर तो अब कोई नहीं होगा। अरे अब तो मेरी किस्मत बदल चुकी है। हाँ, अब देखना, जल्दी कोई राजकुमार तेरा हाथ मांगने आएगा। तब आएगा असली मजा। तब देखना लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और उस जमींदार को तो मैं बताता हूँ। हाँ। रतन की झोपड़ी अब एक आलीशान महल में बदल चुकी है। रतन का परिवार अब ऐशो आराम से जीवन व्यतीत कर रहा था। हमारे बुरे समय में जमींदार ने हमें हमारे ही खेत में खेती नहीं करने दी। अब जाओ और अपना खेत छुड़ा कर लाओ। अब हमें उस छोटे से खेत की क्या जरूरत है? मैं जानती हूँ, लेकिन जमींदार को दिखाना चाहिए कि अब तुम जो चाहो वो खरीद सकते हो। उसे एहसास दिलाओ कि अब तुम्हारी हैसियत उससे कहीं ऊपर है। ठीक है, कल जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। रतन जमींदार की हवेली में पहुंच गया। वो कुछ स्वर्ण मुद्राएं जमींदार के सामने फेंकता हुआ बोला, ये लो जमींदार, और मेरी बात कान खोल के सुनो। आज मैं कहूंगा 100% की बात और सीधी बात तुम्हारे अंदाज में। सुनो, अब से मेरे खेत से अपने आदमियों को हटा लो। अब वो खेत फिर से मेरा है, समझ गए? अरे 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 अरे, जब से तुम धनवान हुए हो अपने आप को क्या समझने लगे हो? मैं जानता हूँ कि तुम जमींदार हो, लेकिन आज तुम्हारी हैसियत मेरे सामने चींटी के बराबर भी नहीं है। सोच समझ के बात करना। ए भैया, ए, तुम्हारे पास एक बड़ा महल जैसा घर है और स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, कुछ भी कहोगे। ए भैया, तुम्हारे पास बड़ा महल है, स्वर्ण मुद्राएं हैं, लेकिन मेरे पास पूरे गांव की जमीन है। तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, बता रहा हूं मैं। अगर ऐसा है तो कुछ दिन धैर्य रखो। मैं जल्द ही पूरे गांव की जमीन अपने नाम करवा लूंगा, समझ गए?
इतना कहकर रतन वहां से चला गया। जमींदार के चेहरे पर क्रोध और असंतोष का भाव स्पष्ट झलकने लगा। उसी दिन रतन की पुत्री राधा घर के बाहर बैठी थी। अचानक एक राजकुमार घोड़े पर वहां से गुजरा। उसकी नजर गांव में बने सुंदर घर पर पड़ी और वो ठिठक गया। अरे वाह 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 वाह, ये घर इतना सुंदर है, यहाँ कौन रहता होगा? राजकुमार घोड़े को मोड़कर उस घर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसकी नजर राधा पर पड़ी, वो मंत्रमुग्ध रह गया। कौन हो तुम? मेरा नाम राधा है। हाँ 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 हाँ, न जाने क्यों पहली ही नजर में तुमसे प्रेम हो गया। दरअसल मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तभी रतन और उसकी पत्नी मालती वहां आ पहुंचे। राजकुमार, आप यहाँ? मुझे आपकी पुत्री से प्रेम हो गया है। ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है राजकुमार, वाकई में। मैं फिर से आऊंगा अगर आप लोग इजाजत दें तो। अरे इसमें आपत्ति कैसी हो सकती है राजकुमार, जब आपका मन करे तब आइए, आपका ही घर है ये। उस दिन के बाद राजकुमार बार बार रतन के घर आने लगा। गांव में चर्चा होने लगी कि राज्य का राजकुमार रतन के घर आता है, जिससे रतन का गांव में दबदबा बढ़ने लगा। रतन, उसकी पत्नी मालती और पुत्री राधा अहंकार में डूब गए। एक दिन राजकुमार ने रतन से विवाह की बात की। रतन, अब मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ राजकुमार, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं चाहता हूँ कि गांव की सारी जमीन मेरे नाम हो जाए और गांव के लोग मेरी गुलामी करें, तभी मेरा और आपका बराबरी का संबंध होगा। राजकुमार ये सुनकर खुश हो गया और गांव में ऐलान करवा दिया। अरे भैया, रतन तो अब गांव का जमींदार बन गया। हम सब तो अब उसके अधीन हैं। पता नहीं क्या करेगा। हाँ भाई, पता नहीं क्या करेगा। अब देखो क्या कह सकते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार और राधा का विवाह संपन्न हो गया। राधा महल में ऐशो आराम का जीवन बिताने लगी। इधर रतन और उसकी पत्नी मालती अहंकार में चूर थे। एक दिन राजकुमार राधा को सैर कराने के लिए जंगल ले गया। तभी वहां राजकुमार का शत्रु आ गया। कब से घात लगाए बैठा था तुझ पर, अब आया ना तू मेरे फेरे में। इतना कहकर उसने राजकुमार की हत्या कर दी और राधा को छोड़ दिया। जाकर इसके पिता को बता दे कि मैंने उसके पुत्र की हत्या कर दी है। जा। राधा रोते हुए महल वापस गई और सारी घटना राजा विक्रम को बताने लगी। अरे ये सब कुछ तेरे मनहूस कदमों का असर है। न तू मेरे बेटे के जीवन में आती और न ही वो शत्रु के हाथों मारा जाता। तू निकल जा यहाँ से, निकल जा, निकल। राधा रोती हुई अपने घर वापस लौट आई और सारी घटना अपने पिता रतन को बताने लगी। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि राजकुमार मारा गया और राजा विक्रम ने राधा को घर से निकाल दिया, गांव वालों ने विद्रोह कर दिया। रतन के घर को जला दो, आग लगा दो। आग लगा दो, मार डालो, आग लगा दो। गांव वालों ने रतन के घर में आग लगा दी। रतन की पत्नी मालती और पुत्री राधा जलकर राख हो गईं। रतन छुपता छुपाता घर से भाग निकला, लेकिन तभी गांव का जमींदार गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला।
अरे रतन को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। गांव वाले रतन को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। रतन भागते भागते जंगल की गहराई में चला गया और थककर बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद रतन की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक साधु बैठा था। उसके सामने एक साधु बैठा था। मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम अपनी गरीबी पर थोड़ा और धैर्य रखते तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती थी। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, पर तुमने जल्दबाजी की और तालाब के पास जाकर स्वार्थ में फंस गए। तुम्हारे मन में लालच घर कर गया था, जिसका यही अंजाम होना था। मेरी पुत्री विधवा हो गई, मेरी पत्नी और पुत्री जलकर मर गई। गांव वालों ने मेरे खिलाफ विद्रोह कर दिया। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मेरी सारी संपत्ति जल गई। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? अब पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। ना तुम्हारी पत्नी लौट सकती है, ना तुम्हारी पुत्री और ना तुम्हारा वैभव। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। रतन उस दिन के बाद जीवन भर जंगल में भटकता रहा। उसके पास अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं था।